मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ नंबर 2 दादी माँ। दादी माँ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हम पाठ का नाम देखते हैं दादी माँ का नाम लेते ही हमारे मन में अपनी दादी माँ की धुंधली सी तस्वीर छा जाती है। आप अभी बच्चे हैं, आप अभी अपनी दादी के साथ होंगे, कुछ बच्चे अपनी दादी के साथ नहीं होंगे, कुछ बच्चे शहर में हैं, उनकी दादी गांव में है। जब उनकी छुट्टियां होती हैं तब वो अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। तो हम सभी के मन में दादा दादी के लिए एक विशेष स्थान होता है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी भी दादी है और वो अभी भी जिंदा हैं। लगभग 100 साल के आसपास उनकी उम्र है। जैसे ही दादी माँ का नाम मैंने सुना, वैसे ही मेरी दादी की धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में छप गई। हमारे पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह अभी बड़े हो गए हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी जब भी बारिश का मौसम आता है, वसंत ऋतु आती है, तो उनका मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। उनको अचानक से ही अपनी दादी की याद आने लगती है, अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। एक ऐसा ही दिन था जब बारिश हो रही होती है और लेखक बहुत उदास होता है। उसको अचानक से अपने बचपन के दिन याद आते हैं और उसी यादों में खोकर उन्होंने ये पाठ लिखा है, दादी माँ। दादी माँ पाठ में आप ऐसे शब्दों को देखेंगे जो स्थानीय शब्द हैं, लोकल लैंग्वेज के शब्द हैं, जो गांव में ज़्यादातर बोले जाते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होंगे जिनका अर्थ आपको पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो आम बोलचाल की भाषा में गाँवों में बोली के रूप में हम बोलते हैं, उनको आंचलिक शब्द कहते हैं या स्थानीय शब्द कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं पूरे पाठ में शिव प्रसाद सिंह किस तरह से अपनी दादी माँ को याद करते हैं, कौन कौन सी बचपन की बातें उनको याद आती हैं, अपनी दादी की कौन सी बातें याद आती हैं। सारे पाठ को पढ़ने के बाद ये सारी बातें हमें पता लग जाएंगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी अपने दादा दादी की, अपनी दादी की विशेष रूप से कोई भी बचपन से जुड़ी हुई बात याद आ रही है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। खास तौर पर अपनी दादी से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी बात आपको याद आ रही है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप मेरे साथ मैसेज करके शेयर कर सकते हैं। मुझे अपनी दादी की एक बात हमेशा याद आती है। जब भी मेरी मम्मी मुझे डांटती थी, पापा डांटते थे, तो दादी मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठा के मनाती थी। वो बात मुझे आज तक भी याद आती है कि किस तरह से मेरी दादी मुझे कितना प्यार करती थी। साथ ही मैंने अपनी दादी को कभी दादी कहकर नहीं बुलाया, हमेशा उनको हम माँ कहते थे। गांव में हमारी दादी रहती है और आज भी हम उनको बड़े प्यार से माँ कहते हैं, क्योंकि गांव के ज़्यादातर बच्चे अपने दादा दादी को माँ या बाबा कहते हैं या माँ जी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए। चलिए पढ़ते हैं हमारा पाठ, दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। बीसों का अर्थ होता है 20 यानी 20। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी है कि जरा सी मुश्किल आते ही, जरा सी कठिनाई आते ही, इतने सालों के बाद भी जब भी गर्मी का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है या वसंत का मौसम आता है, तो मेरा मन हमेशा ही अनमना सा हो जाता है। अनमना सा यानी कि परेशान, उदास। प्राय यानी हमेशा, अक्सर। यहाँ पर लेखक अब 20 साल का हो गया है, 20 साल बीत गए हैं, यानी कि अभी बचपन की बातें याद कर रहा है लेखक, लेकिन अभी लेखक बड़ा हो चुका है और जरा सी बरसात, गर्मी के मौसम में जरा सी कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो उसको अपने बचपन की याद सताने लगती है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, और जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ कि मैं उदास हूँ, मुझे अपने बचपन की याद आ रही है, तब मेरे शुभ चिंतक मित्र, शुभ चिंतक होता है हमारा भला चाहने वाले, हमारा अच्छा चाहने वाले, मेरे मुंह पर मुझे खुश करने के लिए कहते हैं कि छुट्टियां आने वाली है, छुट्टियों में तुम अपने गांव जा सकते हो और अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर सकते हो। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे सामने तो मुझे कहते हैं छुट्टियां आने वाली है, कोई बात नहीं, उदास मत हो, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे कमज़ोर कहते हैं और साथ में कहते हैं कि जरा सी परेशानी आई नहीं कि ये तो घबराने लग जाता है, और इस तरह से मेरा मजाक बनाते हैं। प्रतिकूलता मतलब विपरीत परिस्थितियाँ। हमारे भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमें बड़ा मनाने की कोशिश करते हैं, हमारे सामने बड़ा अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं ये तो सारा दिन रोता ही रहता है, इसका तो रोज का ड्रामा है। आपके भी ऐसे कुछ मित्र जरूर होंगे। हमारे लेखक के भी ऐसे ही कुछ मित्र हैं जिनको वो शुभ चिंतक कहते हैं।
मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस यानी अचानक से, शरद की शीत किरणों के समान, शरद यानी सर्दी की ऋतु, ठंडी का मौसम, शीत यानी ठंडी, किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक के मन में बार बार कोशिश करता है कि वो अपने बचपन की बातें नहीं सोचेगा, लेकिन फिर भी किसी की धुंधली छाया, धुंधली तस्वीर उसके मन में छप जाती है। और ये धुंधली तस्वीर लेखक की दादी की होती है। लेखक बचपन में अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे, दादी भी लेखक को बहुत प्यार करती थी, और जब भी वो परेशान होते थे तो उनके मन में बचपन की जो यादें हैं, दादी माँ का जो चेहरा है वो हमेशा याद आने लगता था। यानी लेखक यहाँ पर अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं, दादी माँ का धुंधला चेहरा उनके मन में आ रहा है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव की चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। क्वार होता है बारिश का मौसम, बारिश के मौसम को स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्वार कहते हैं। मेरे गांव की चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे लेना यानी कि पानी ही पानी बहना। पहले क्या होता था, गांव में जब बारिश होती थी तो बहुत तेज की बारिश होती थी। आजकल बारिश कम होना शुरू हो गई है, गांव भी बदल रहे हैं, शहर भी बदल रहे हैं, लेकिन जब लेखक अपने बचपन की बात बता रहा है तब जरा सी बारिश होती थी तो पूरा का पूरा गलियों में पानी भर जाता था। ऐसे लगता है गलियां ही तालाब बन गई है, स्विमिंग पूल बन गई है। दूर की सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। सिवान होता है खेत। जब पानी इतना बरसता था, चारों तरफ पानी ही पानी हिलोरे लेने लगता था, तो दूर के खेतों से पानी के साथ मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा और साई एक प्रकार की घास है जो खेतों में होती थी, पानी के बहुत तेज बहाव के साथ ये बहकर आ जाती थी। घेऊर और बन ब्याज की जड़ें, ये भी घासों के प्रकार है, छोटे पौधों के प्रकार हैं। तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज। नाना होता है अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। और ये सारी की सारी घास और जो पत्तियां हैं वो इतनी सड़ गई हैं और पानी में एक अजीब सी गंध यानी महक आ रही है। आपने भी महसूस किया होगा जब बारिश का मौसम होता है और आसपास की जो गली सड़ी घास होती है, जब वो पूरी तरह से सड़ जाती है और पानी के अंदर भीगी रहती है तो उसमें एक अजीब सी महक आती है, अजीब सी गंध आती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। बारिश के थमने के बाद धीरे धीरे कीचड़ सूखने लगता है और जो सारा बारिश का पानी होता है वो जलाशयों यानी तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। झाग भरे जलाशय, आपने देखा होगा जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के झाग, फोम पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं। और बच्चे शैतान होते हैं। गांव के जो बच्चे होते थे बारिश के मौसम में जो तालाब होते थे जो पानी से भरे हुए होते थे उसमें धमाके से कूदते थे, यानी छलांग लगाते थे और पानी में खेलते थे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। यहाँ पर लेखक अपने बचपन के महीनों के बारे में याद कर रहा है। और ये जो महीने हैं आषाढ़, अगहन, चैत, ये सारे देसी महीनों के नाम हैं। आजकल हम अंग्रेजी कैलेंडर का प्रयोग करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों को हम ज़्यादा यूज करते हैं। और जो हमारे पुराने देसी महीनों के नाम होते हैं उनके नाम हमें सुनने में नए नए लगते हैं, अजीब से लगते हैं। आप अपने दादा दादी के पास बैठिए, अपने नाना नानी के पास बैठिए और उनसे पूछिए कि पुराने देसी महीनों के नाम कैसे होते हैं। साथ ही आप अपने कैलेंडर को देखेंगे तो वहाँ पर कॉर्नर पे ऊपर हिंदी में देसी महीनों के नाम भी लिखे हुए होते हैं। आप इन देसी महीनों के नाम याद कीजिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मम्मी पापा के साथ शेयर कीजिए। ये आपका होमवर्क है। आगे लेखक कहते हैं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी बच्चे इस बारिश के मौसम में झाग भरे पानी में कूदते हैं, खेलते हैं, नहाते जरूर हैं, बाकी काम करें या ना करें। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना यानी अजीब सा महसूस करना। आपने देखा होगा जब आप बारिश के पानी में बहुत देर तक भीगते हैं तो आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे फीवर होने वाला है, कांपने लगते हैं। तो मैं भीतर हुड़क रहा था, यानी कि लेखक भीतर ही भीतर कांप रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था,
नहा धोकर बीमार हो गया। लेखक ने भी झाग भरे पानी में छलांग लगाई, बच्चों के साथ खेला। 2-1 दिन ही ऐसा किया, लेकिन उसके बाद बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, ज्वर का अर्थ होता है बुखार। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा बीमार होना मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, यानी इस बार बुखार चढ़ा तो बुखार रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बुखार ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, वो बढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी कि रजाई लेने के बाद भी ठंड कम नहीं हो रही थी, ठंड लग रही थी, और रात के 12 बजे के बाद मेरा बुखार उतरा। यहाँ पर लेखक अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में उनका मन उदास हो रहा था। तो वो याद कर रहे हैं कि बचपन में जब बारिश होती थी तो वो किस तरह से झाग भरे जल में कूदते थे, बच्चों के साथ खेलते थे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। अब लेखक कहते हैं कि जैसे ही बुखार के कारण मैं चादर लपेटे सोया हुआ था तो दादी माँ नहाकर आई थी। किस में नहाकर आई थी? झाग वाले जल में। पहले गांव में जो तालाब होते थे, जो छोटे छोटे जलाशय होते थे, तो वहीं पर औरतें नहाती थी, बच्चे नहाते थे। तो आज का ज़माना और पहले ज़माने में बहुत अंतर आ गया है। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। अब यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर, स्नेह यानी प्यार से, सने यानी सना हुआ, भीगा हुआ, सफ़ेद किनारीहीन धोती। किनारी यानी जो बॉर्डर होता है, हीन यानी उसके बिना, यानी कि जो दादी की साड़ी थी, धोती को हम साड़ी कहते हैं, साड़ी पहनी हुई थी, वो बिना किनारी की थी, उसके ऊपर कोई बॉर्डर नहीं था। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता। सन से सफ़ेद बाल, यानी दादी के सारे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, सफ़ेद धागों की तरह दिख रहे थे। सद टपके हुए जल की शीतलता, और जो उनके बालों के सिरे थे, क्योंकि वो अभी नहाकर आई थी, सर धोकर आई थी, तो उनके सिरों से पानी टपक रहा था, और वो टपकता हुआ जो पानी है वो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। तो इस तरह से लेखक अपनी दादी के बारे में बताते हैं कि जब वो नहाकर आती थी तो वो कैसी लगती थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। तो यहाँ पर दादी जब नहाने गई थी तो वहाँ पर किसी चबूतरे के पास गई होगी, जिसकी बहुत मान्यता होगी कि यहाँ की मिट्टी अगर बच्चे को खिला देंगे या बच्चे के सर पे लगा देंगे तो उसका बुखार ठीक हो जाएगा। तो हम लोग इनको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। उनको लगता है किसी मान्यता को मानने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और लोग इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। हम जब बीमार होते हैं, बुखार होता है, तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। लेकिन गांव के जो लोग हैं, और बहुत पहले ज़माने की बात की जा रही है, तो वहाँ पर गांव के लोग देसी इलाज में विश्वास करते थे। तो दादी ने भी ऐसा ही किया। जैसे ही वो नहाकर आई तो उन्होंने, जो लेखक है, उनका सर और पेट छुआ, साथ में आंचल, आंचल यानी जो उनकी धोती थी, उनका जो आंचल है, उसमें गांठ खोलकर उन्होंने किसी अदृश्य, अदृश्य यानी ना दिखाई देने वाले शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दादी माँ दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यानी दादी बहुत देखभाल करती थी लेखक की जब उनको बुखार होता था। साथ में वो बार बार उनको देखती, बुखार कम हुआ है कि नहीं। पंखा झलती, क्योंकि पहले ज़माने में इतने लाइट का प्रबंध नहीं होता था, इतने पंखे या एसी नहीं होते थे, तो लोग हाथों से ही पंखा झलते थे, हवा करते थे। कभी दालचीनी का लेप लगाती, कभी 20 बार छू छू कर देखती बुखार कम हुआ कि नहीं हुआ। हांडी में पानी आया कि नहीं। हांडी यानी पहले जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसको हम हांडी कहते हैं, आजकल स्टील आ गई है, इंडक्शन आ गए हैं। उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी दादी माँ बहुत ध्यान रखती थी लेखक का। जब कोई व्यक्ति घर में बीमार होता था तो दादी माँ बहुत ही नियम का पालन करती थी, खाने में क्या बनाना है। साथ ही कोई व्यक्ति अगर बाहर से आया है तो सीधे बीमार के कमरे में नहीं जाना चाहिए, और अनेक बार सवाल पूछ पूछ कर घर वालों को भी परेशान कर देती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव यानी गांव की, लोकल आप कह सकते हो।
50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यानी दादी माँ जो थी वो आसपास के लोगों का इलाज भी करती थी, उनको देसी इलाज के बारे में बहुत जानकारी थी। कम से कम 50 दवाइयों के नाम पता थे कि अगर ये बीमारी हो गई है तो आप इसकी सहायता से ठीक कर सकते हैं। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी गांव के किसी व्यक्ति को अगर मलेरिया, सरसाम या निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती तो दादी वहाँ पहुंचती और उनकी भी देखभाल करती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। दादी माँ साफ सफाई बहुत रखती थी। जब किसी महिला को महामारी या विसूचिका होती थी, इसके बारे में आप अपनी माँ से पूछ सकते हैं, अपनी दादी से पूछ सकते हैं, वो आपको इनके बारे में अच्छे से समझा देंगी। जब भी किसी को महामारी या विसूचिका होती थी तो रोज सुबह उठकर स्नान के बाद, स्नान यानी नहाने के बाद, लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, यानी पूरे घर की साफ सफाई की जाती थी, धूप लगाई जाती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, गिलाफ यानी कवर, तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी दादी को साफ सफाई रखना बहुत पसंद था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। लेखक कहते हैं अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं शहर में आ गया हूँ, शहर में अकेले रहता हूँ। अब बड़े होने पर जो बुखार होता है और जो बचपन का बुखार था, उन दोनों में बहुत अंतर है। अब नौकर मुझे पानी दे देता है, मेस महाराजा यानी खाना पकाने वाला खिचड़ी बनाकर दे देता है, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, नाड़ी यानी पल्सेज, नब्ज, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यानी जो बुखार की दवा होती है कुनैन मिक्सचर की दवाई इतनी कड़वी होती है, तिताई यानी कड़वी, कि डर के मारे बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी बचपन का जो बुखार होता था, लेखक को लगता था कि बार बार मुझे बुखार हो और दादी माँ मेरे साथ बैठी रहे, मेरा ध्यान रखे, मुझे प्यार करे। लेकिन अब बड़े होने पर जो बुखार आता है उसमें और बचपन के बुखार में बहुत अंतर आ गया है। आप अभी छोटे बच्चे हैं, इस पाठ को पढ़ रहे हैं, तो आपको जो बुखार होता है या बीमार होते हैं तो आपकी माँ दादी आपके पास बैठती है, आपके सर को सहलाती है, तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर हम खुद ही अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो बचपन की ये प्यारी प्यारी बातें हमें बहुत याद आती हैं। इसी कारण लेखक को भी अपने बचपन की ये बातें, दादी माँ का ख्याल रखना, उनको बुखार होना, झाग भरे पानी में छलांग लगाना, ये सारी बातें रह रह कर याद आ रही हैं। आगे लेखक किशन भैया की शादी के दिनों को याद करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दादी माँ देख सकते हैं, और दादी माँ रामी की चाची से बात कर रही हैं। रामी की चाची कौन है, आइए पढ़ते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। किशन भैया लेखक के बड़े भाई हैं, और जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही खुश थी। दिन भर गायब रहती, गायब रहना यानी अपने कामों में बिल्कुल व्यस्त रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। घर सर पर उठाना मतलब शोर मचाकर रखना कि ये काम नहीं हुआ, ऐसे करो वैसे करो। सिर पर उठाना मुहावरा है, शोर मचाना। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहिन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। कार परोजन यानी कार्य। जब किसी घर में शादी होती है तो बहुत सारे काम फैल जाते हैं। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूं सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। दादी माँ अपने हाथ से कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन जो काम हो रहे होते थे उनको बहुत ध्यान से देखती थी, बार बार बोलती थी, चिल्लाती थी, सबसे काम करवाती थी। दादी माँ को लगता था कि अगर वो यहाँ पर नहीं होगी तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। आपके घर में भी ऐसा कोई सदस्य होगा जो खुद तो काम नहीं करता लेकिन हर किसी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये काम ऐसे करो, ये काम ऐसे करो। तो हमारी प्यारी दादी माँ भी ऐसी ही थी। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। विलंब यानी देरी। अगर वो किसी को नहीं टोकती, नहीं बोलती, तो जो काम होता था वो बहुत देरी से होता था। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार यानी निकलने की जगह। दरवाजे के बाहर आप चित्र में देख सकते हैं, दादी घर से बाहर। निकसार यानी निकलना, निकलने की जो जगह होती है। निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ना यानी गुस्सा करना। पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। दुबकी यानी बिल्कुल सहमी सी, डरी सी बिल्कुल। सोने होगा धन्नो, जिसका नाम क्या है, रामी की चाची का नाम धन्नो। रुपए मैं सूद के आज दे दे। मैं का अर्थ होता है के साथ, सूद का अर्थ होता है ब्याज, इंटरेस्ट।
आपने सुना होगा जब हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ऐसे ही तो फ्री में कोई हमें उधार देता नहीं है, वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगाता है, कुछ ना कुछ ब्याज उस पर लगाता है कि इतने दिनों के लिए मैं पैसे आपको उधार दे रहा हूँ, जब आप वापस करोगे तो इतने रुपए मुझे इसके ब्याज के मिलने चाहिए। इसके बारे में आप अपने मम्मी पापा से डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फ्री, किसी ने एक पाई भी न दी, एक पाई भी मतलब 1 रुपए भी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी दादी माँ बहुत गुस्से में रामी की चाची से बात कर रही है। रामी की चाची ने कभी उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे और कहा था कि ब्याज के साथ वापस कर दूंगी, लेकिन अभी तक उसने वापस नहीं किए। अब किशन भैया की शादी है और शादी वाले घर में बहुत खर्चे होते हैं, तो दादी जो है वो धन्नो से पैसे मांग रही है, लेकिन धन्नो के पास अभी पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो इसलिए वो गिड़गिड़ा रही और एक कोने में दुबकी हुई खड़ी है और दादी की गुस्से वाली बातों को सुन रही है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उद्धार या भला। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। ये सारी बातें लेखक देख रहा था और लेखक ने बीच में ही कहा कि जाने दो दादी, बेचारी गरीब है, अब इसको जाने भी दो। अप्रिय प्रसंग यानी कि अच्छी न लगने वाली घटना। ये घटना लेखक को अच्छी नहीं लगी। हमें भी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि दादी इतनी गुस्से से बात क्यों कर रही है, दादी को दया क्यों नहीं आ रही। लेकिन ऐसा नहीं है, दादी मन ही मन बहुत दयालु है, लेकिन ऊपर से वो बहुत गुस्सा करने वाली है। चल चल, चला है समझाने, दादी लेखक को डांटती है, क्योंकि बड़ों की बात में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। और आपने भी ऐसा बहुत पर सुना होगा, जब आपके बड़े लोग बात कर रहे होते हैं और आप बीच में टोकते हैं, बोलते हैं, तो आपको बोला जाता है कि बड़ों की बात में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। प्रसंग यानी घटना, जो ये भी किस्सा हुआ था, जो घटना हुई थी। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी की पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो दूधो नहाओ, ये बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, एक आशीर्वाद है। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा खुशहाल रहें, आपके घर में बच्चे खेलते रहें, दूध से नहाते रहें, का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा। विहल यानी बहुत ही भावुक होकर, रोने जैसी हालत में। उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरीन होना यानी ऋण चुका देना, क्योंकि जो रामी की चाची है उसने दादी से कुछ उधार लिया था, उनका ऋण उनके ऊपर था। लेकिन अब दादी ने ऐसा क्या किया कि रामी की चाची इतनी खुश थी, साथ में लेखक को आशीर्वाद दे रही थी, दूधो नहाओ पूतो फलो, और इतनी खुश क्यों थी। रामी की चाची ने बताया कि मैं उऋण हो गई हूँ, यानी मेरे ऊपर अब कोई कर्जा नहीं है। भगवान मालकिन का भला करे, मालकिन यानी दादी का भला करे। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी कि दादी ने जो पैसे उधार लिए थे वो सारे माफ़ कर दिए, और साथ में रामी की चाची को उनकी बेटी की शादी होने वाली थी तो 10 रुपए दिए। अब आपको 10 रुपए बहुत ही नॉर्मल से लग रहे होंगे, बहुत साधारण सा रुपए लग रहा होगा, क्योंकि 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। लेकिन जिस जमाने की लेखक बात कर रहे हैं, उस जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। आज के 10 रुपए और पहले के 10 रुपए दोनों में बहुत अंतर है। पहले के 10 रुपए हमारे 100 रुपए से भी ज़्यादा होते थे। इस पूरी घटना में हमने देखा, वैसे तो दादी बहुत ही खड़ूस दिखाई दे रही है, बहुत गुस्से से बात कर रही है, रामी की चाची को डांट रही है, लेकिन बाद में वो इतनी दयालु है, उनका मन पसीज जाता है। रामी की चाची की बेटी की शादी है और बेटी की शादी होने की वजह से वो खुद उनके घर जाती है, साथ में सारा कर्जा माफ़ कर देती है, उऋण कर देती है, और साथ में 10 रुपए भी देती है। जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दादी अच्छे से जानती है कि बेटी की शादी करना क्या होता है। अगर घर में पैसे ना हो तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए बेटी की शादी करना एक सपने को पूरा करने जैसा होता है। तो दादी उनकी मदद करती है, उनका सारा रुपया माफ़ कर देती है। इसीलिए धन्नो चाची बहुत खुश है और लेखक को आशीर्वाद दे रही है, और साथ में कहती है, देवता है बेटा देवता, यानी वो दादी को देवता कहकर बुलाती है।
प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और कहानी अभी भी बहुत बाकी है, इसलिए बाकी की कहानी हम अगले वीडियो में जारी रखेंगे। आज की कहानी यहीं तक, अगले वीडियो में बाकी की कहानी हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में समझ भी आई होगी। बाकी की कहानी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।